हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे जो है बायोलॉजी के चैप्टर के अंदर, बायोलॉजी के सेशन के अंदर। हमने जो है पाचन तंत्र में पोषण तक हमने कंप्लीट किया था और आज जो है मनुष्य के पाचन तंत्र को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर से स्टार्टिंग किया है। क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो पहले आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा या आपको ये पीडीएफ चाहिए तो या आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, ठीक है ना। तो बच्चों फटाफट जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम यहाँ पे आज के इस पूरे सेशन में। मनुष्य के पाचन तंत्र का मैंने आपको यहाँ पे एक फिगर रखा है, ठीक है ना। एक मैंने फिगर रखा है जिसमें आपको यहाँ पे जीवा दिख रही है, मुख दिख रहा है। पाचन स्टार्टिंग मुख से ही हो जाती है। मुख के बाद आपको ये ग्रशिका दिख रही है, याद रखिएगा। मुख के बाद जो है आपको ये ग्रशिका दिख रही है। इसे इंग्लिश में ओसोफेगस भी कहते हैं, कहीं कहीं इस वर्ड आ जाएगा तो आपको याद रखना है, ओसोफेगस भी कहते हैं। भोजन मुख के द्वारा जो है, चूंकि मुख के अंदर भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है, भोजन मुख के द्वारा जो है आता है अमाशय के अंदर। ये अमाशय रहा, ठीक है ना। ये वाला जो है अमाशय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अमाशय है, ठीक है। थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि उसमें भी रेड कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो ये है आपका अमाशय, याद रखिएगा ये अमाशय है आपका। और अमाशय के बाद अमाशय में भोजन कहाँ से आता है, ये ग्रसिका के द्वारा अमाशय में भोजन आता है। यहीं पे जो है आपको HCl वगैरह मिलते हैं जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। फिर है आपका यहाँ पे लीवर, जिसको हम जो है यकृत कहते हैं। लीवर के नीचे आपको ये दिख रहा होगा गाल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय दिख रहा है आपको, ठीक है। ये पित्ताशय आपको दिख रहा है। पित्ताशय के नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इस साइड में देखेंगे आपको तो दिखेगा अग्नाशय। ये वाला जो हिस्सा है वो अग्नाशय का है, याद रखेंगे अग्नाशय का हिस्सा है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये जो छोटी छोटी नलियाँ आपको दिख रही हैं बच्चों, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद यहाँ पे आपको एक अवशेषी अंग दिख रहा है, ये देखिए छोटा सा अवशेषी अंग दिख रहा है। ये परिशेषिका है, इससे अंग्रेजी में अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी डॉक्टर इसी का ऑपरेशन करके निकालता है। और ये जो मोटी सी पाइप दिख रही है ये पूरा का पूरा क्या है, बड़ी आंत है। और ये मल द्वार है, यानी कि इसको इंग्लिश में एनस कहते हैं और गुदा द्वार कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये जो है आपका डायफ्राम है। डायफ्राम को जब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र तो वहाँ पे समझेंगे, बट अभी यहाँ पे आपको पूरे पाचन तंत्र के बारे में समझना है, ठीक है ना। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है कि मुख से लेकर के, ठीक है बच्चों, ये मुख से लेकर के, ये मुख से लेकर के यहाँ तक, मतलब मुख से लेकर के एनस तक, गुदा द्वार तक, जहाँ से मल द्वार जिसको कहते हैं, ये पाइप एक ही पाइप है, ठीक है ना। ये एक ही फुट पाइप है, ये कहीं भी कटा फटा नहीं है, ये एक ही है। और इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर के आसपास होती है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे देखते हैं। एक बात मैंने आपको बताया कि पाचन जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। पाचन हमारा मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जो हम स्टार्ट करेंगे इसको तो पहले मुख से ही पढ़ेंगे। क्योंकि मुख गुहा, याद रखिएगा, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में पाचन में 2 चीज़ जिम्मेदार होते हैं, दांत और जीभ। इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। और तीसरा है लार ग्रंथि, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत का चित्र मैंने आपको यहाँ पे रखा है। आपको याद रखना है आपके आगे के जो दिखने वाले 4 दांत हैं, ठीक है ना। आगे के जो 4 दांत हैं और ऊपर से जो 4 दांत हैं, इनको इंसीजर कहते हैं। इंसीजर कहते हैं, जिसको हम दिखने वाले दांत कहते हैं। 4 नीचे है, 4 ऊपर है, तो इंसीजर की जो संख्या होती है वो टोटल 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। फिर कह रहा है कि केनाइन। केनाइन क्या होते हैं? केनाइन जो काटने वाले दांत होते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे शेर का केनाइन बहुत लंबा लंबा होता है। किनारे पे यहाँ पे ये देखिए केनाइन है, यहाँ पे ये केनाइन है, ठीक है ना। तो 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। तो केनाइन कितने हैं? तो केनाइन जो है हमारा वो 4 है। केनाइन कितने हैं? 4 है। फिर केनाइन के पीछे अगर आप देखेंगे तो 2 ठो, यहाँ देखिए ये 2 ठो प्री मोलर हैं। इधर भी 2 ठो प्री मोलर होगा, तो एक में 4 है, तो ऊपर भी 2 ठो और इधर भी 2 ठो, 4 4 8, यानी कि प्री मोलर जो है, प्री मोलर जो है बेटा वो भी 8 है। बट मोलर आप देखेंगे तो यहाँ से 3 ठो मोलर है, तो इधर भी 3 मोलर है, ऊपर 3 मोलर, इधर 3 मोलर है, ठीक है ना। तो मोलरों की संख्या टोटल 12 हो गई। कितनी हो गई? मोलरों की संख्या जो है बेटा वो टोटल 12 हो जाएगी। मतलब आगे के जो 4 दांत हैं उनको इंसीजर कहते हैं, 8 होते हैं। केनाइन, ठीक है ना, 4 होते हैं काटने के लिए। और ये प्री मोलर है आपका 8 और यहाँ पे मोलर है आपका 12, ठीक है। आगे अब देखते हैं यहाँ पे कहना दांतों की बनावट के आधार पर दांतों को 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है ना, जो कि अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। एक कह रहा है कि होमोडोंट, ठीक है ना। होमोडोंट वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे देखेंगे, हमारे जबड़ों में दांत एक ही प्रकार के नहीं होते, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उसके, ठीक है ना।
तो कह रहा है एक ही प्रकार के दांत होते हैं, तो उनको होमोडोंट कहते हैं। ऐसे कौन कौन से जानवर हैं? सांप है, छिपकली है, कछुआ है, मछली है, इनके दांत एक ही टाइप के पाए जाते हैं। देखेंगे आप सांप को, सांप के दांत तो आपको दिखे होंगे, उनके जो दोनों दांत होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है हेट्रोडोंट, वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जैसे स्तनधारी, हम लोग स्तनधारियों में आते हैं, तो मनुष्य के अंदर देखेंगे बहुत तरह से दांत पाए जाते हैं। फिर कह रहा है कि नोट्स, कह रहा है कि दांतों के जबड़ों पर निकलने के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, दांत 3 प्रकार के। एक होता है एक दंती, एक बार दंती। एक बार दंती मतलब जो एक बार, ऐसे दांत जो जबड़ों में केवल एक बार निकलते हैं, ठीक है ना, इनको हम परमानेंट टीथ भी कहते हैं। कह रहा है कि ये टूट जाने के बाद यहाँ पे दूसरे दांत नहीं जमते हैं, इसीलिए इसको अस्थाई दांत या परमानेंट टीथ कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। कह रहा है कि मनुष्यों में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? परमानेंट टीथ कितना होता है? 12 होते हैं। 12 होते हैं, याद रखिएगा संख्या, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है द्विबार दंती। द्विबार मतलब जो जबड़ों में 2 बार दांत निकलते हैं उसको द्विबार दंती कहते हैं। मतलब द्विबार दंती, 2 बार दांत निकलते हैं, एक बार टूट जाएगा तो पुनः निकल सकता है, ठीक है ना। इसको या तो द्विबार दंती या तो मिल्की टीथ कहा जाता है, दूध का दांत हम कहते हैं, ठीक है ना। एक बार टूटता है, एक बार निकलता है। इनकी संख्या कितनी होती है? मिल्की टीथ, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। आगे चलेंगे। कह रहा है कि बहुबार दंती, कह रहा है कि अगर एक बार टूटा, ऐसे जबड़ों में ऐसे दांत जो एक बार टूट जाता है और बार बार निकल जाता है वहाँ पे, तो कह रहा है कि जैसे देखिए कुछ स्तनधारी, जैसे आपको देख सकते हैं कुछ स्तनधारी हैं, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, इनको छोड़कर अन्य, कह रहा है कि वर्टेब्रेट के सुरखी, जिसका बैक में रीढ़ की हड्डी होती है, कि दांत मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। देखिए एक बात सीधी सीधी आप समझ जाइएगा, कह रहा है कि बहुबार दंती मतलब कुछ ऐसे दांत होते हैं, कुछ ऐसे प्राणियों में दांत होते हैं जो कितनी बार भी टूट जाए तो वो क्या होता है, उसके जगह नए दांत निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। पूरे जीवन काल में दूध के दांत टूटेंगे तो वहाँ से भी निकलते हैं 20 दांत, ठीक है ना। 12 दांत तो फिक्स ही होते हैं, तो आप कह सकते हैं 20 32 तो पहले से 20 बार बार निकल रहे हैं, तो ये 52 आपके संख्या में हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है ना। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, जो बच्चे होते हैं, मैंने बताया प्री मोलर की संख्या 8 थी, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि दांत का पीएच मान 5.5 हो जाता है तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है। देखिए 5.5 से ऊपर अगर पीएच वैल्यू है दांत की, तब तो दांत बचे रहेंगे आपके, लेकिन जैसे ही 5.5 के नीचे आपकी पीएच वैल्यू आई या 5.5 आया तो आपके दांत झड़ने लगेंगे। कह रहा है कि लास्ट मोलर को विजडम टीथ कहते हैं। जो लास्ट में मैंने आपको मोलर 3 दिखाया था ना, लास्ट में दांत, उसको हम विजडम टीथ कहते हैं, अक्ल का दांत कहते हैं। ये लगभग 18 से 24 वर्ष की उम्र में निकलता है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। आगे कह रहा है कि स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े के और शुअर के होते हैं, लगभग 44। जो भी स्तनधारी होते हैं ना, उनमें लगभग 44 दांत घोड़े और सूअर में होते हैं, जो कि सबसे अधिक है। मनुष्य में कुल 52 दांत निकलते हैं, लेकिन पूरे ही जीवन काल में निकलते हैं, ठीक है ना। 20 एक बार दूध के दांत निकलते हैं, फिर टूटने के बाद वो फिर 20 एक बार फिर जमते हैं, और 12 परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि हाथी के दिखाने वाले दांत को टस्क कहते हैं। ये सिर्फ मेल एलिफेंट में पाया जाता है। जो फीमेल एलिफेंट होती है उसमें हाथी के दांत नहीं पाए जाते, जो बाहर दिखते हैं। कह रहा है दांतों का वह भाग जो मसूड़ों से बाहर दिखाई देता है उसे क्राउन कहा जाता है। मसूड़ों के अंदर वाले भाग को रूट कहते हैं। दांतों का सबसे बाहरी आवरण इनेमल कहा जाता है। जो आपको वाइट ऊपर का दिखता है ना, वो सब शरीर का सबसे कठोर संरचना है, याद रखिएगा उसको। जब हम ब्रश करते हैं तो पूरा रगड़ के करते हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें धीरे धीरे करना चाहिए, ताकि जो इनेमल है उसकी परत ना हटे, नहीं तो झंझनाहट वाली बीमारी आ सकती है, ठीक है ना। कह इनेमल के कारण ही दांतों का रंग सफ़ेद होता है। इनेमल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं, और इसी के अंदर नसें होती हैं, नलीनुमा नसें पाई जाती हैं डेंटाइन के अंदर, याद रखिएगा। नलीनुमा संरचना होती है जिसमें एक द्रव्य भरा होता है, और इस द्रव को पुल्प कहते हैं। जो इनेमल के अंदर जो डेंटाइन होता है, इसमें नलियाँ होती हैं, इसमें जो द्रव भरा होता है उसे पुल्प कहते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि दांत जबड़े की मांसपेशियों में स्थित होते हैं, और इस मांसपेशियों को शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ, यानी जो जबड़ा होता है हमारा, वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, याद रखिएगा। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, और हमारा जो मांसपेशी शरीर की सबसे पावरफुल मांसपेशियाँ होती है। फ्लोरीन की कमी से दांत कमज़ोर हो जाते हैं तथा टूट करके झड़ने लगते हैं। यानी हमें ऐसा दंत मंजन करना चाहिए जिसमें फ्लोरीन की मात्रा अधिक हो, ठीक है ना। कह रहा है कि दंत क्षय या फ्लोरोसिस नामक बीमारी उसको कहते हैं, दांत टूट के सब गिर जाते हैं, ठीक है ना।
कह रहा है कि जीभ के ऊपर, अब थोड़ा सा जीभ के बारे में भी आप देख लेते हैं, क्योंकि हमने दांतों के बारे में देखा, जीभ भी पाचन तंत्र में आता है। कह रहा है कि जीभ के ऊपर सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम टेस्ट बड कहते हैं, स्वाद ग्रंथियाँ कहते हैं। टेस्ट बड के द्वारा भोजन में मौजूद स्वाद का पर लगाया जाता है। मनुष्य की, देखिए, जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड होते हैं ना, उसी के द्वारा जो है हमें भोजन का टेस्ट जो है समझ में आता है, और इसकी संख्या लगभग 8,000 से 10,000 की होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है कि स्वादिष्ट भोजन देख करके मुंह में पानी आ जाता है। यह स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार के स्वाद के लिए जीभ उत्तरदायी होती है, यानी हमें स्वाद अगर लेना है तो जीभ ही उत्तरदायी है। कह रहा देखो, टेस्ट बड भी 4 प्रकार का होता है। कौन सा टेस्ट है, किधर होगा, देखो जरा यहाँ पे। कह रहा अगर मीठा हमको पता करना है ना, तो कह रहा कि सबसे आगे वाले, जीभ के सबसे आगे वाले भाग से हमको मीठा पता चलता है। खट्टा या नमकीन बीच वाले भाग से पता चलता है, ठीक है ना। तीखा बीच देखिए, बीच का मतलब बीच में भी थोड़ा सा पीछे, ठीक है ना, बीच में भी थोड़ा सा पीछे, याद रखिएगा। तीखा जो है पीछे वाले हिस्से से, ठीक है। और यहाँ देखिए, कह रहा है नोट में क्या कह रहा है, जीभ का जो मध्य भाग है, कह रहा है कि जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने के लिए क्षमता नहीं रखता है, यानी कि किसी भी स्वादहीन होता है। जीभ के बीच वाला भाग स्वादहीन होता है। मैंने आपको अभी कहा कि जो मीठा लगता है, थोड़ा सा जीभ के मध्य भाग के थोड़ा सा पीछे जाना है, ठीक है ना, वहाँ लगता है मीठा, ठीक है ना। सॉरी, मीठा कह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। खट्टा और नमकीन की बात हो रही थी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है ना कि जीभ के बीच में कोई भी स्वाद नहीं होता है। कह रहा है कि जीभ के पीछे आपको एक उभरी हुई मांसल संरचना दिखती है, जो कि गले से थोड़ा सा ऊपर होती है, उसको हम टॉन्सिल कहते हैं। टॉन्सिल के द्वारा लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया जाता है, जो भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यानी जो हमारे गले के थोड़ा सा ऊपर जीभ के पीछे जो है टॉन्सिल रहता है, वो लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है, जो रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। कभी कभी इसमें भी संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण जो है इसमें स्वेलिंग होने की वजह से सूजन आ जाती है, जिसके कारण जो है कोई भी चीज़ हम निगलते हैं ना, तो बहुत कठिनाई होती है, और इस स्थिति में इसको कहते हैं टॉन्सिलिटिस नामक बीमारी हो गई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है लार ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी मनुष्य में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक होती है आपकी जीभ के नीचे, जीभ पर और गाल के किनारों पर, याद रखिएगा। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ हैं, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं। कह रहा है सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है ना, वो है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जबकि सबसे छोटी जो है सबलिंगुल्स ग्लैंड्स है, ठीक है ना, सबलिंगुल्स ग्लैंड्स है। सबलिंगुल्स ग्लैंड जो है वो सबसे छोटी लार ग्रंथि है, और पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि लार ग्रंथि के द्वारा द्रव का स्त्राव होता है, जिसे सलाइवा कहा जाता है, और लार का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है, याद रखना है इस चीज़ को, 6.6 होता है। कह रहा है कि लार में मौजूद जो है टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था कि मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, और मुख में जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का एक सब्सटेंस होता है स्टार्च, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का एक सब्सटेंस, और मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट जो है एक जटिल यौगिक होता है, और उसको जो है सरल यौगिक में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो ये सब्सटेंस है स्टार्च, इसको एक सरल यौगिक में चेंज करा है, सरल यौगिक में यानी सरल अणु में चेंज करा है, जो कि माल्टोज है, और फिर जाकर के स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है ना। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, और कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड में विषाणु के संक्रमण हो जाता है, जिससे लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, तथा मम्स नामक बीमारी हो जाती है। मम्स मतलब गलसुआ, जो गालें फूल जाती है ना, तो वो क्या होता है, वो पैरोटिड ग्लैंड में संक्रमण आ जाते हैं के कारण होती है। अब आते हैं बेटा हम लोग अमाशय पे, ठीक है ना, अमाशय के ऊपर आते हैं। अमाशय मतलब स्टमक, ठीक है ना। कह रहा है कि माउथ कैविटी के बाद भोजन जो है ना पेरिस्टोलिस मोमेंट के द्वारा ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाती है। मैंने कहा था ना, ये मुख से के द्वारा जो है, ये जो आहार नाल है, आहार नाल को ओसोफेगस कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, जो ग्रसिका है हमारी, ये ग्रसिका जो है हमारी, इसको ओसोफेगस भी कहते हैं, अभी पीछे मैंने बताया, और फिर स्टमक में जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि स्टमक में तत्कालिक संग्रह होता है, और पाचन का कार्य यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। स्टमक में एक बात आपको याद रखना है कि HCl यहीं पाया जाता है। HCl के अलावा पेप्सिन पाया जाएगा। पेप्सिन के अलावा यहाँ पे जो है रेनिन भी पाया जाता है, ठीक है ना, रेनिन भी पाया जाएगा, आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। कह रहा है कि अमाशय जहाँ से शुरू होता है वहाँ एक वॉल्व जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको कॉर्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, कॉर्डिक स्फिंक्टर कहते हैं।
कह रहा है कि अमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग है। याद रखिएगा, आहार नली का सबसे चौड़ा भाग, क्योंकि मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक जो है ये पूरी की पूरी संरचना एक ही है, एक ही नली है, लेकिन इसमें जो है सबसे चौड़ा भाग अमाशय है। कह रहा अमाशय को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कह रहा कि ऊपर वाले भाग को चूँकि हृदय के नज़दीक होने के कारण कार्डिक पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। बीच वाले भाग को फंडिक पार्ट कहते हैं और सबसे नीचे वाले भाग को पॉलिलोरिक पार्ट कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे, कह रहा अमाशय के सबसे नीचे वाले हिस्से में भी एक वॉल्व नुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें पॉलिलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं इसको, ठीक है ना। कह रहा कि अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाए जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी एक बात याद रखिएगा, यानी यहाँ से जो अमाशय है ना बच्चों, अमाशय जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, अमाशय की दीवार पे एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। ये झिल्ली क्यों होती है, म्यूकस की झिल्ली क्यों होती है? इसको हिंदी में श्लेष्मा कहते हैं, क्योंकि HCl जो होता है ना वो बहुत ख़तरनाक एसिड होता है, वो अमाशय को जला सकता है। तो HCl से बचाने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर होती है, जो कि अमाशय की रक्षा करती है HCl से, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अमाशय की दीवारों पे कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और ये लगभग जानते हैं कितना होता है, 2.5 से मतलब 2.5 से 3 करोड़ के आसपास होती हैं। कितनी होती हैं? 2.5 से 3 करोड़ के आसपास होती हैं, ये इतने ग्लैंड होते हैं इसके अंदर। कह रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा ठीक है ना कुछ जूस निकाले जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकाले जाते हैं, जिसको हम जठर रस भी कहते हैं, ठीक है ना। कहता है इस गैस्ट्रिक जूस की मात्रा जो है ना डेली जो है वो 1.5 से 2 लीटर तक यहाँ पे निकाली जाती है, ठीक है ना, पर डे निकाली जाती है। कह रहा है कि कंपोजिशन क्या है इसमें, HCl तो जाहिर सी बात है HCl आएगा ही आएगा, मैंने कहा था HCl आपको यहाँ से निकलता है। HCl जो है वो इसका जो pH मान है 1.5 से 2.5 की होती है। पेप्सिन और रेनिन, मैंने आपको ये बताया था ना, HCl, पेप्सिन, रेनिन। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। यानी स्टमक से जो तीनों निकलते हैं बच्चों, स्टमक से जो तीनों निकलते हैं उसमें सबसे पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। जब तक अम्लीय माध्यम का निर्माण नहीं करेगा एंजाइम सक्रिय नहीं होंगे। यानी HCl के कारण ही एंजाइम क्या करता है, सक्रिय होकर के पाचन की क्रिया में संपन्न होते हैं, और ये हानिकारक पदार्थों को भी नष्ट कर देता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन करता है और प्रोटीन के अणुओं को जो है पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। मैंने आपको बताया ना कि प्रोटीन जो है बृहद अणु है, उसके छोटे से अणु में इसको कन्वर्ट करता है पेप्टोन में, ठीक है। फिर कह रहा है यह सामान्यतः प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। रेनिन क्या है, ये दूध को पचाने में सहायक होता है, और कह रहा है कि इसमें एक प्रकार का एंजाइम है, यह एक प्रकार का एंजाइम है और ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं तो ज़्यादा पचाने की आवश्यकता पड़ती है, और बूढ़ों में बहुत कम पाया जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि देखिए इसके द्वारा दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन को पाराकेस्नेट में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है कि केसिन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। कोई पूछे कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है तो आप क्या कहेंगे, केसिन प्रोटीन के कारण, ठीक है ना। दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण। यानी सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण और कैरोटीन के कारण जो है उसका रंग हल्का पीला होता है, ठीक है। बच्चों के लिए दूध को सर्वोत्तम आहार माना गया है, लेकिन आयरन और विटामिन सी के नहीं होने के कारण इसे कंप्लीट फूड का नहीं माना जाएगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था दूध कंप्लीट फूड नहीं है, ठीक है ना। भले लोग कहते हैं कंप्लीट फूड है बट इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं है। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडी पाया जाता है जिससे रोगों से सुरक्षा मिलती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आप याद रखिएगा मिश्रित भोजन पूर्ण आहार की श्रेणी में आता है। अब आते हैं, अब भोजन जो है वो अमाशय से आएगा छोटी आंत में, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। कह रहा है कि देखिए ये आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। मैंने आहार नल की पूरी लंबाई 10 मीटर बताई थी, उसमें 6 से 8 मीटर तो यही होता है, ठीक है ना। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुँचता है, ठीक है ना, और भोजन का पाचन और अवशोषण यहीं से होता है। आहार नाल की कुल लंबाई मैं बहुत पहले से बताता रहा हूँ 10 मीटर की होती है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होते हैं। और कह रहा है कि इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ड्यूडेनम क्या है, ठीक है। कह रहा है ये अमाशय के बाद मतलब जो स्टमक में अभी जो HCl वगैरह निकल रहा था उसके बाद
यू लाइक संरचना, मतलब यू आकार के, यू जैसी जो है संरचना होती है जिसमें यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको जब बताया तो इधर से इधर यकृत था, इधर अग्नाशय था, और यहीं से क्या है आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे इन दोनों नलियाँ जो है, यकृत से एक नली और यहाँ से अग्नाशय से एक नली जो है आ करके इसी ड्यूडेनम में खुलती है और अपने द्रव को यहाँ पे डालती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, एक है जेजुनम। जेजुनम क्या है, कह रहा है कि ड्यूडेनम के आगे वाला भाग जेजुनम है कहलाता है, जो भोजन को छोटी आंत के निचले वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जेजुनम में पाचन संबंधी कोई रासायनिक कार्य नहीं होती है। याद रखिएगा, जेजुनम जो है उसमें पाचन संबंधी कोई रासायनिक काम नहीं होता है। अगला है इलियम। यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला हिस्सा है जो कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। ठीक है ना, कह रहा छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला है इरेप्सिन, ठीक है ना, दूसरा है सुक्रेज, लाइपेज, माल्टोज, ठीक है ना, और लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज। कह रहा कि देखिए जो पेप्टोन आया था, चूँकि प्रोटीन जब आया आमाशय में तो पेप्सिन एंजाइम ने उसको पेप्टोन में कन्वर्ट किया। तो इस पेप्टोन, चूँकि अब प्रोटीन नहीं आ रहा है, अब पेप्टोन आ रहा है, क्योंकि आमाशय में प्रोटीन का पाचन हो गया, पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया। अब पेप्टोन जब आता है तो पेप्टोन को इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन जो एंजाइम है वो कन्वर्ट कर देती है एमिनो एसिड में, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोटीन कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड में तभी इसका पाचन होगा। ठीक है, अब देखिए सुक्रोज जो है, सुक्रेस एंजाइम के द्वारा इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज किया जाता है। जो माल्टोज आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था मुख में, उसको जो है माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लैक्टोज जो है लैक्टेस के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे एंजाइम जो है, ये सब मैंने एंजाइम लिखा है यहाँ पे, ये सब ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं एंजाइम है जो कि छोटी आंत में पाए जाते हैं। फैट, या देखिए फैट जो है ना वो लाइपेज उसका पाचन करता है और फैटी एसिड में कन्वर्ट करके ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कह रहा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत में मौजूद विली के द्वारा होता है। यानी जैसे ही इनका पाचन हो जाए, जैसे ये सब इस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनकी दीवार पर जो विली होती है, यानी जो छोटी आंत की दीवार पर जो विली होती है वो सभी पचे हुए भागों को अवशोषित कर लेती है और विली के कारण छोटी आंत के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से हो जाता है। ठीक है ना, यानी भोजन का अवशोषण विली ही करती है। अब आते हैं बड़ी आंत पे। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में। कह रहा है कि बड़ी आंत में भोजन पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होता है, इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, आइए देख लेते हैं। कह रहा है सेकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, आइए। कह रहा है कि सीकम जो है, सीकम वाले भाग में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाथ की जो फिंगरें हैं उसी लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है। कह रहा है कि वर्मीफॉर्म्स अपेंडिक्स कहा जाता है। देखिए आप देखेंगे उंगली के आकार का एक अपेंडिक्स, मैंने अभी आपको ऊपर चित्र में बताया था अपेंडिक्स के बारे में। ये जो है ना, ये सेलुलोज का पाचन करती है, ये अवशेषीय अंग माना जाता है। ठीक है ना, तो कभी कभी जो है ना अपेंडिक्स में संक्रमण हो जाने से अपेंडिक्सिटिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसे शल्य चिकित्सक द्वारा इसे ठीक किया जाता है। ठीक है ना, इसका ऑपरेशन करके निकाल दिया, कभी कभी खाना भी फंस जाता है इसमें, तो इसको जो है निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके। क्योंकि बड़ी आंत के कोलोन वाले क्षेत्र में, अब जाते हैं कोलोन वाले क्षेत्र में, और कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिसके द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। याद रखिएगा, विटामिन के का निर्माण जो है वो बड़ी आंत में होता है और कोलोन वाले क्षेत्र में, और विटामिन B12, B3, B6, B12 का भी होता है निर्माण वहाँ पे। ठीक है, क्या रेक्टम, अब नीचे आते थोड़ा रेक्टम। कह रहा है कि रेक्टम वाले क्षेत्र में अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है ना, जो हमारा मल द्वार होता है वो उसी के पास रेक्टम होता है, और यहीं पे जल का पाचन भी होता है। इस बात को भी याद रखना है, रेक्टम में जल का पाचन होता है, जो कि बड़ी आंत की एक भाग है। अब कह रहा है कि पाचन ग्रंथियाँ क्या क्या हैं, कुछ पाचन ग्रंथियाँ के बारे में देखते हैं। पाचन ग्रंथियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 2 प्रकार की, एक यकृत है, एक अग्नाशय है। तो यकृत के बारे में यहाँ पे देखिए, यकृत के बारे में यहाँ पे जब पढ़ेंगे, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लाल भूरा रंग की होती है, ये लगभग 1.5 kg इसका वजन होता है। यह गर्त द्वारा 2 खंडों में बंधा होता है, बायां खंड होता है। ठीक है ना, इसको लीवर को हम लोग जिगर भी कहते हैं। कह रहा है कि यकृत के नीचे वाले भाग में एक नाशपाती नुमा संरचना, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, अभी मैंने आपको चित्र में दिखाया था। देखिए लीवर पित्त रस बनाता है, जिसको इंग्लिश में बाई करते हैं, और पित्ताशय में जमा कर देता है। ठीक है ना, बाइल 2 प्रकार के होते हैं।
यानी जो पित्त रस है वो दो प्रकार होता है, एक होता है पित्त लवण, एक होता है पित्त वर्णक। कह रहा है यह सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है जो फैट को तोड़ने का काम करता है। चूँकि फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स आते हैं तो बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में जब कन्वर्ट करता है तब जाकर के लाइपेज अग्नाशय से आकर के उसको जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट, यह दो प्रकार के, बाइल पिगमेंट भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक है बिलीरुबिन, जिसमें कि बिलीरुबिन है, एक है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, बिलीवर्डिन हरा कलर का होता है। बिलीरुबिन के कारण ही क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है ना, शरीर में पीलापन रहता है। अगर ये इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आप याद रखिएगा, बिलीरुबिन की मात्रा जैसे ज़्यादा होगी मूत्र पीला होने लगेगा, पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा और इससे जॉन्डिस नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि ये आरबीसी के टूटने से होता है, इसका निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है और क्या कहता है, इसे यकृत उपापचय क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि यकृत में संक्रमण हो जाने पर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रुक जाता है और ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिन पीला हो जाता है और पीलिया नामक रोग हो जाता है। इसे मैंने आपको बता दिया। कह रहा है कि ब्लड क्लॉथिंग प्रोटीन है एक, जो कि लीवर बनाता है, एक ब्लड क्लॉथिंग प्रोटीन लीवर बनाता है। ब्लड क्लॉथिंग मतलब खून का थक्का जमाने वाला एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोजेन, ठीक है ना। फाइब्रोजेन कौन बनाता है? तो यकृत बनाता है। यह प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया का मेटाबॉलिज्म करता है। कह रहा है कि यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? यकृत, और किडनी के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कह रहा है कि यूरिन में एक तीक्ष्ण गंध होती है, यूरिन महकने लगता है ना, वो उस अमोनिया के कारण महकता है, ठीक है ना। यकृत जहरीले पदार्थों के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि यकृत में जनरेशन मतलब अगर यकृत में कोई भी क्षय हो रहा है तो यकृत की कोशिकाएं बहुत जल्दी कोशिका विभाजन कर लेती है, तुरंत ठीक हो जाती है, ठीक ना। तो यकृत का संक्रमण तुरंत ठीक होने वाला होता है, ठीक है बच्चों, इसलिए इसको रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यकृत कुछ विटामिनों को संचित करने का कार्य भी करता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई के जो वसा में घुलनशील है उसको यकृत क्या करता है? अपने अंदर संचित कर लेता है। यकृत ही ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। कह रहा है यह शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। अब आते हैं थोड़ा सा अमाशय के बारे में, ठीक है ना। अमाशय के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, सॉरी अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, अमाशय तो पढ़ चुके हैं। कह रहा है यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन 60 से 90 ग्राम होता है। यह एकमात्र शरीर में पाए जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। हमारा जो वीडियो है वो भी लगभग 27 मिनट तक चला गया है, चलिए जल्दी इसको हम लोग कवर करते हैं। कह रहा कि आगे जो है कह रहा कि ये जो है ना पेनक्रियाटिक डक्ट से एक सहायक नली स्वतंत्र रूप से ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम जो है आपको याद है, हमने पढ़ाया अभी आपको कि छोटी आंत का शुरुआती हिस्सा है, डक्ट ऑफ स्टोनरिस इसे कहा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है कि पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है, इसलिए ये मिक्स ग्लैंड है, ठीक है ना। एंजाइम जैसे कि आपको याद रखना है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, ये निकालती है, और इंसुलिन हार्मोन निकालती है। इसलिए हार्मोन और इंसुलिन निकालने वाला एकमात्र ये ग्रंथि है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं, यानी कि अग्नाशय कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोजेनिक पार्ट, ठीक है ना। कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कि पेनक्रियाज एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज में जो है लैंगर हैंग्स की दीपिकाएँ जो कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैंगर हैंग्स जो है ना, ये ज़रा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, क्यों? कह रहा है कि जो अभी हम अग्नाशय पढ़ रहे हैं ना, वो अंतःस्रावी ग्रंथि तो होती है, बट एक बात याद रखिएगा, ये 3 प्रकार की इसमें सेल पाए जाते हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती अल्फा कोशिका, सॉरी ये जो आपको ए लिखा है ना, ये अल्फा है, अल्फा कोशिका है, अल्फा सेल है, जो कि ग्लाइकोजन का पाचन करती है, ठीक है ना। बीटा सेल इंसुलिन स्रावित करती है, और गामा सेल जो है स्टोमेटिसिन जो है आपको यहाँ पे हार्मोन करती है। आगे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बीटा सेल से पूछा जाता है। बीटा सेल जो अग्नाशय का जो बीटा सेल है वही इंसुलिन निकालता है, ठीक है ना, वही इंसुलिन निकालता है। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कह रहा है कि इंडोक्राइनिक पार्ट्स के द्वारा बनाए गए हार्मोन में रक्त ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। कह रहा है एक सामान्य मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा 180 से, यानी कि शर्करा की मात्रा, जब आप चेक कराने जाते हो ना, शुगर वगैरह चेक कराने जाते हैं, तो आपको इसके बीच में अगर रहता है तो सेफ माना जाता है। अगर इससे ऊपर चला गया या इससे नीचे चला गया तो आपके लिए खतरे की बात है, ठीक है ना।
आगे चलते हैं। कह रहा है कि भोजन करने के कारण जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ऊपर चली जाती है तो बीटा सेल के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन द्वारा ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, याद है। और ग्लाइकोजन जो है लीवर में जमा हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। कह रहा है कि ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाती है और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया जो है यहाँ पे चालू हो जाती है। फिर कह रहा है कि भोजन यहाँ पे देख दीजिएगा, कह रहा है कि कभी कभी भोजन की कमी के कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। देखिए जब ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से ज़्यादा होगी तो बीटा सेल इंसुलिन स्रावित कर देगा, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम होगी तो अल्फा सेल द्वारा निर्मित ग्लाइकोजन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। यानी कि जो ग्लाइकोजन हार्मोन निकालती है ये गामा सेल अल्फा सेल, ये कब निकालेगी, जब ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम हो जाए, और इसे जो है ना रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाती है और ग्लाइकोजनोसिस कहलाती है, ठीक है ना। यानी आप देख सकते हैं ग्लूकोज इंसुलिन जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब गामा सेल क्या करता है, आप यहाँ पे देखिए, गामा सेल द्वारा जो है स्टोमेस्टिसिन हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकेगोन की मात्रा तथा कार्यों को नियंत्रित करती है। यानी इन दोनों के कार्यों के, अल्फा और बीटा सेल के कार्यों को ये नियंत्रित करती है। कभी कभी इंसुलिन का निर्माण नहीं होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा स्थायी तौर पे बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह या डिसेबल मतलब शुगर की बीमारी क्यों होती है, इंसुलिन की मात्रा जब नहीं निकल पाती है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है, यही बात है। तो लगभग हमने जो है सारी चीज़ों को देख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। और भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मधुमेह के शिकार हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा है बच्चों, हमने जो है पूरा पाचन तंत्र आपको पढ़ा दिया है, कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बच्चों तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ये लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।